हेलो बच्चों, मैं अनुराग गुप्ता आप सभी को नमस्कार करता हूं। आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है क्योंकि आज की क्लास में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ ग्रामर की। जी हाँ, आज की क्लास में हम लोग इंग्लिश ग्रामर के जितने भी बेसिक्स हैं उन सभी चीज़ों पर हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, देखिए जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज के जितने भी बेसिक्स हैं उनको अच्छे तरीके से कंप्लीट करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जब तक आप बेसिक्स को कंप्लीट नहीं कर पाइएगा तब तक आपको कुछ भी आसानी से समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, इसीलिए जो इंग्लिश हम बेसिक की क्लास कराएंगे आपको अच्छे तरीके से कवर करते हुए चलना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या क्या हमें बेसिक्स में पढ़ना है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं कि आज की क्लास में क्या हमको पढ़ना है। हम लोगों को पढ़ना है बेसिक्स। क्या पढ़ना है सर? हम लोगों को पढ़ना है बेसिक्स, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। हम लोग क्या उसे बोलेंगे? बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज की क्लास है। आज की क्लास में बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने क्लास की। चलिए देखिए, हम लोग शुरुआत कर रहे हैं बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर की, यानी इंग्लिश की। तो सबसे पहले हमारा जो फर्ज बनता है यह ज़रूर हमें जानना चाहिए कि आखिर इंग्लिश होती क्या है। ठीक है, व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश क्या होती है। तो समझिए, देखिए इंग्लिश आज तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, बचपन में हम लोग पढ़े हैं कि जो इंग्लिश है, जानते हैं जहाँ तक कि इंग्लिश एक सब्जेक्ट है। ठीक है, लेकिन यह पूर्ण रूप से गलत है, यह सही नहीं है, क्योंकि जो इंग्लिश है, इंग्लिश एक लैंग्वेज का नाम है। ठीक है, यानी इंग्लिश एक लैंग्वेज है और यह एक ऐसी लैंग्वेज है जो दुनिया के लगभग सभी देशों में बोली जाती है। ठीक है, बहुत सारे लैंग्वेजेस का निर्माण हो चुका था, तब जाकर जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज बनी हुई है। ठीक है, यही कहा है कि इंग्लिश लैंग्वेज को यंगेस्ट लैंग्वेज भी कहा जाता है। ठीक है जी, इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज पूरी दुनिया में लगभग बोली जाती है। आप जहाँ भी जाइए इंग्लिश बोली जाती है, दूसरे दूसरे देश में। ठीक है, तो ये पूरी दुनिया में बोली जाने के कारण इंग्लिश को हम इंटरनेशनल लैंग्वेज या फिर ग्लोबल लैंग्वेज या आप इसको वर्ल्ड लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो मोटा मोटी आप समझ गए कि इंग्लिश क्या होता है। तो देखिए, इंग्लिश एक लैंग्वेज है और इसे भाषाओं का मिश्रण यानी मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेस कहा जाता है, क्योंकि यह बहुत सारे भाषाओं से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, इसलिए इसे यंगेस्ट लैंग्वेज भी कहा जाता है, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे लैंग्वेज का निर्माण हो चुका था। क्लियर है? तो आइए हम लोग अच्छे तरीके से देखते हैं कि इंग्लिश होता क्या है। ठीक है जी, देखिए लिखा हुआ है आपका, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, इंग्लिश एक भाषा है। ठीक है, विच इज द मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेस, जो भाषाओं का मिक्सचर है, लैंग्वेजेस का मिक्सचर है। ठीक है, इट इज स्पोकन इन द होल वर्ल्ड, यह संपूर्ण दुनिया में बोली जाती है। सो इट इज नोन एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज और एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। ठीक है, इसलिए इसलिए यह वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में या फिर अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में भी जानी जाती है। कौन? इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि संपूर्ण दुनिया में बोली जाती है। ठीक है, इट इज़ द यंगेस्ट लैंग्वेज, यह सबसे छोटी लैंग्वेज है। डैट इज द विंडो टू द वर्ल्ड, जो दुनिया के लिए खिड़की है। ठीक है, दुनिया के लिए खिड़की क्यों है? तो समझिए, देखिए आप जब भी किसी दूसरे देश में जाएंगे तो वहाँ सबसे ज़्यादा जो प्रचलित लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। ठीक है, यानी आप इंग्लिश बोलेंगे तभी आपको क्या कर पाइएगा, आप दूसरे से कन्वर्सेशन कर पाइएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड का विंडो कहा जाता है इंग्लिश लैंग्वेज को। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इंग्लिश क्या होती है आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए, जैसे जैसे समय खत्म होता गया वैसे वैसे आज तक यानी वर्तमान समय तक जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश के टोटल 3 पार्ट्स हो गए। ठीक है, यानी देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज के टोटल 3 पार्ट्स हो गए, या फिर आप स्टेज बोलिए। ठीक है, कौन कौन है वो आइए हम लोग देखते हैं। एक है आपका ओल्ड इंग्लिश। क्या है सर? एक है आपका ओल्ड इंग्लिश। ठीक है, दूसरा है आपका मिडल इंग्लिश। दूसरा क्या है? मिडल इंग्लिश। दूसरा का आपका नाम है क्या? मिडल इंग्लिश। और जो आपका लास्ट है, यानी अभी तक लास्ट है, वो है आपका मॉडर्न इंग्लिश। क्या है सर? मॉडर्न इंग्लिश। ठीक है, अब इसका हम लोग
पीरियड टाइम जान लेते पीरियड देख लेते हैं कि आखिर कौन सा जो ओल्ड इंग्लिश है, मिडल इंग्लिश है, उसकी काल पीरियड कब से कब तक है। ठीक है, तो देखिए जो आपका ओल्ड इंग्लिश है, ओल्ड इंग्लिश की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 449 एडी में। ठीक है, कितने में हुई थी? 449 एडी में। और जब यह समाप्त हुई तो वह काल थी आपकी 1066। ठीक है, यानी ओल्ड इंग्लिश का अगर कोई आपसे पीरियड पूछे तो आप क्या बताएंगे? 449 एडी से 1066 एडी तक। ठीक है, एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, जिसका मतलब होता है हिंदी में ईस्वी। ठीक है, चलिए दूसरा जो आपका है टाइप पार्ट है वो है आपका मिडल इंग्लिश। ठीक है, मिडल इंग्लिश की पीरियड क्या है? तो वो है आपका 1150 एडी से 1500 एडी तक। ठीक है, यानी 1150 से 1500 एडी तक जिस इंग्लिश का आपका पीरियड रहा उसको हम लोग बोलते हैं मिडल इंग्लिश। ठीक है, आपको याद रखना है, आपको ये चीज़ें स्टोरी ऑफ इंग्लिश में भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद जो आपका लास्ट है वो है मॉडर्न इंग्लिश, जिसका टाइम पीरियड है 1500 एडी से टिल नाउ मतलब अब तक। ठीक है, यानी 1500 एडी से जिस इंग्लिश की शुरुआत हुई और जो इंग्लिश हम अभी बोल रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं मॉडर्न इंग्लिश। क्या बोलते हैं सर? मॉडर्न इंग्लिश। तो ये आपके क्या है, जो इंग्लिश है, इंग्लिश के 3 टाइप्स हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है जो आपका इंग्लिश है, इंग्लिश से रिलेटेड जो कुछ पॉइंट्स हैं उसको आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि ये तो आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा मान लीजिए आप कहीं जाते हैं तो वहाँ भी पूछ लिए जाते हैं किसी भी व्यक्ति के द्वारा। ठीक है, पहला जो पॉइंट है वो है क्या है, देखिए जॉफ्री चौसर इज द फादर ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि जो आपका इंग्लिश लिटरेचर है, इंग्लिश आपसे कोई पूछेगा कि इंग्लिश लिटरेचर के फादर कौन है। ठीक है, यानी जो इंग्लिश साहित्य है उसके पिता कौन है, तो आप क्या बताएंगे कि जो जॉफ्री चौसर है, जॉफ्री चौसर ही इंग्लिश लिटरेचर के फादर हैं। ठीक है, जॉफ्री चौसर इज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, जो जॉफ्री चौसर है इनका एक फेमस बुक है। ठीक है, एक बहुत ही ज़्यादा फेमस बुक है जिसका नाम है कैंटरबरी टेल्स। क्या नाम है सर? द कैंटरबरी टेल्स नाम है। क्या नाम है? द कैंटरबरी टेल्स। आपको याद रखना है, कोई भी आपसे पूछ सकता है कि जो आपका कैंटरबरी टेल्स है उसको किसने लिखा है, तो किसने लिखा है? तो जॉफ्री चौसर ने लिखा है। ठीक है, चलिए जो अगला पॉइंट है वो क्या है, देखिए पायर्स प्लोमैन इज द फर्स्ट इंग्लिश बुक डेट वाज रिटन बाय विलियम लैंगलैंड। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि जो पायर्स प्लोमैन एक बुक का नाम है। क्या है सर? एक बुक का नाम है, और यह एक ऐसा बुक है जो इंग्लिश लैंग्वेज की फर्स्ट बुक है। क्या है? फर्स्ट बुक है। ठीक है, फर्स्ट इंग्लिश बुक है। और अगर आपसे कोई पूछे कि पायर्स प्लोमैन किनकी किताब है, तो आप क्या कहेंगे? विलियम लैंगलैंड की किताब है। किनकी किताब है? विलियम लैंगलैंड की, क्योंकि इन्होंने ही इस बुक को लिखा था जो फर्स्ट इंग्लिश बुक है। ठीक है, फर्स्ट इंग्लिश बुक कौन है? तो आपका पायर्स प्लोमैन है। क्लियर है? तो यही आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। नेक्स्ट की ओर हम लोग ध्यान देते हैं। आगे है जो आपका, वो है आपका पॉइंट लैंग्वेज। क्या है सर? लैंग्वेज। ठीक है, देखिए अभी हम लोग पीछे पढ़ के आ रहे हैं कि जो आपका इंग्लिश है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है। जब इंग्लिश एक लैंग्वेज है तो हम लोगों को जानना ही होगा कि आखिर लैंग्वेज होती क्या है। ठीक है, व्हाट इज लैंग्वेज। देखिए जब भी हम अपनी भावनाओं को या हमारे अंदर जो कुछ भी बात होते हैं उसको बताने के लिए किसी व्यक्ति के सामने हमें क्या करना पड़ता है? एक माध्यम की ज़रूरी पड़ती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हम अपने दोस्त से अपने दिल की बात बताना चाहते हैं तो क्या करते हैं? या तो हम उसे एक पेपर पर लिख के दे देते हैं और उसे पढ़ लेता है, या हम क्या करते हैं? फ़ोन लगाते हैं और क्या करते हैं? फ़ोन लगाकर हम सब बोल देते हैं। ठीक है, यानी हम क्या करते हैं? बोलकर या फिर लिखकर हम अपने अंदर जो कुछ भी फीलिंग्स होती है, जो भी आइडियाज़ होते हैं, उसे क्या करते हैं? अपने जो आपका पर्सन है उसके सामने व्यक्त करते हैं। और यह जो व्यक्त करने का तरीका है ये क्या है? एक माध्यम है। जैसे मान लीजिए व्हाट्सएप के माध्यम से आप किसी को बता रहे हो तो क्या हो गया? माध्यम हो गया। लेटर के माध्यम से बता रहे हो तो क्या हो गया? माध्यम हो गया। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो आपका लैंग्वेज है, लैंग्वेज एक मीडियम है, लैंग्वेज एक माध्यम है। ठीक है,
एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी आइडियाज़ को और हम अपनी फीलिंग्स को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने या तो बोलकर प्रस्तुत करते हैं या फिर लिखकर प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, यही क्या कहलाता है? लैंग्वेज कहलाता है। कहने का मतलब क्या है कि लैंग्वेज इज अ मीडियम, लैंग्वेज एक ऐसा माध्यम है थ्रू विच, जिसके माध्यम से वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स एंड आइडियाज आइदर स्पोकन फॉर्म और रिटन फॉर्म बिफोर अदर पर्सन। ठीक है, यानी लैंग्वेज एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी फीलिंग्स को और हम अपनी आइडियाज़ को या तो बोलकर या तो लिखकर किसी दूसरे व्यक्ति के सामने क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो यही क्या कहलाता है? लैंग्वेज कहलाता है। ठीक है, सिंपल याद रखना है कि लैंग्वेज एक मीडियम है जिसके द्वारा हम अपनी अंदर जो कुछ भी होते हैं वो किसी दूसरे व्यक्ति के सामने क्या करते हैं? रखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका लिखा हुआ है कि जो लैंग्वेज है उसको दो रूपों में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अभी आप पढ़ कर आए हैं कि जब भी किसी चीज़ को बताना होता है तो या तो हम बोलकर बता सकते हैं या तो हम लिख कर बता सकते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ कहा जा रहा है कि जो लैंग्वेज है उसको दो रूपों में व्यक्त किया जाता है। कितने रूपों में व्यक्त किया जाता है? तो दो रूपों में व्यक्त किया जाता है। एक है आपका स्पोकन फॉर्म, स्पोकन फॉर्म मतलब बोलकर व्यक्त किया जाता है, और जो दूसरा है वो है आपका रिटन फॉर्म। क्या है सर? रिटन फॉर्म। रिटन फॉर्म मतलब लिख कर व्यक्त किया जाता है। ठीक है, पहले हम ध्यान देते हैं स्पोकन फॉर्म पर। ठीक है, देखिए स्पोकन फॉर्म यानी जब भी हम बोलते हैं तो हमारे अंदर से क्या आती है? साउंड आती है। यानी जो स्पोकन फॉर्म है उसमें हमें किसकी ज़रूरत होती है? साउंड की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है सर? साउंड की ज़रूरत होती है। ठीक है, और जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल साउंड्स की संख्या 44 है। कितने हैं? 44 है। ठीक है, 44 है साउंड्स की संख्या। क्लियर है? अब जो यह साउंड्स है, यह साउंड्स दो हिस्सों में बढ़ जाती है। कितने हिस्सों में बढ़ जाती है सर? तो दो हिस्सों में बढ़ जाती है। ठीक है, यानी देयर आर टू टाइप्स ऑफ साउंड्स। ठीक है, एक है आपका वॉवेल साउंड्स और दूसरा जो है वो है आपका कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, टोटल साउंड्स की संख्या 44 है। 44 में से आपका जो 20 है, 20 आपका वोवेल साउंड्स है। ठीक है, क्या है? वोवेल साउंड्स है। और जो कॉन्सोनेंट साउंड्स है वो है आपका 24। ठीक है, 20 आपका वोवेल साउंड्स और बचे हुए जो 24 है वो है आपका कॉन्सोनेंट साउंड्स। ठीक है, क्लियर है? इतना तक क्लियर है? अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं कि वोवेल साउंड्स और कॉन्सोनेंट साउंड्स होते क्या हैं। ठीक है, वोवेल साउंड्स और कॉन्सोनेंट साउंड्स होते क्या है, तो इस बात को हम लोग समझते हैं। देखिए, आप लोग हिंदी में जो अक्षर होते हैं वर्णमाला, उसको आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, आपको कॉन्सोनेंट साउंड पहले देखिए। कॉन्सोनेंट्स पहले हम लोग देखते हैं कि जो आपका कॉन्सोनेंट है उसको देखते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड्स। ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड्स हम लोग देखते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड्स कहाँ क्या क्या है, तो देखिए क से लेकर, ठीक है, क से लेकर और गिया के बीच में, कहाँ से कहाँ तक? क से लेकर गिया के बीच में जितने भी आपके अक्षर हैं जिनका साउंड आता है वो होता है आपका कॉन्सोनेंट साउंड्स। क्या होता है? कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, जैसे क, ख, ग, घ, ट, थ, त, थ, प, फ, ये सब क्या है? एक क से लेकर ग के बीच में है, तो ये क्या कहलाएंगे? कॉन्सोनेंट साउंड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे सर? कॉन्सोनेंट साउंड कहलाएंगे। रुकिए हम फिर से लिख देते हैं। ठीक है, पहला जो है आपका वो है कॉन्सोनेंट्स साउंड्स। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? तो क से लेकर ग के बीच में जितने भी साउंड्स आएंगे वो सब क्या होंगे? कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, जो दूसरा है वो है आपका वोवेल साउंड्स। क्या है सर? वोवेल साउंड्स। क्या है सर? आपका वोवेल साउंड्स। ठीक है, अब वोवेल साउंड्स कौन होते हैं? तो अ से लेकर, ठीक है सर, अ से लेकर और औ के बीच तक जितने भी साउंड्स आएंगे वो क्या होंगे? आपके वोवेल साउंड्स होंगे। ठीक है, जैसे अ, आ, हर्षिकार, दीर्घिकार, हर्षुकार, दीर्घुकार, ये सब क्या है? ये सब के सब वोवेल साउंड्स हैं। और क से लेकर ग के बीच में जितने भी आएंगे वो क्या होंगे? कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको कॉन्सोनेंट साउंड और वोवेल साउंड समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो आपका दूसरा था रिटन फॉर्म उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए याद रखिएगा कि जो आपका स्पोकन फॉर्म है यानी जो साउंड है, साउंड का रिटन फॉर्म ही होता है, यानी जो साउंड होता है उसी का रिटन फॉर्म
होता है आपका लेटर, ठीक है। यानी रिटन फॉर्म अलग से नहीं बनी है बल्कि यही साउंड से बनी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम कुछ भी आम बोलेंगे तो आप क्या लिख देंगे आम, हम बोलेंगे राम तो आप क्या लिख देंगे राम। तो जब हम मेरी साउंड है तभी तो आप लिख पा रहे हैं। यानी जो आपका स्पोकन फॉर्म है इसी का जो लिखा हुआ रूप है वो है आपका लेटर, ठीक है। तो देखिए जो आपका लेटर है, लेटर की संख्या जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें टोटल 26 है। कितने हैं? 26 है, ठीक है। लेटर्स की संख्या कम है और साउंड्स की संख्या ज़्यादा है। जबकि इसी को लिखते हैं तो हमारा लेटर्स बनता है, ठीक है। यानी साउंड्स को जब लिखते हैं तो हमारा क्या बनता है? लेटर्स। तो फिर इनमें इतना डिफरेंस क्यों है? इसकी संख्या 44 है और इसकी संख्या 26 है, क्यों? तो समझिए, इस बात को भी हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपको बता रहे हैं, एक है आपका चर्च, क्या है? एक है आपका चर्च और एक है आपका केमिस्ट्री। क्या है सर? केमिस्ट्री, ठीक है। दो वर्ड आपका लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा है आपका ऑफसेट, क्या है? ऑफसेट। और उसके बाद है आपका यूनिवर्सिटी, ठीक है। देखिए अब समझिए यहाँ क्या लिखा हुआ है? ऑफसेट, यहाँ भी यू है, ठीक है। ऑफसेट में क्या है? यू है, ठीक है। और यहाँ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में भी क्या है? यू है, यू है ना। क्या लिखा है यहाँ? यू लिखा हुआ है। क्या लिखा है सर? यू लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ ऑफसेट में यू को हम क्या पढ़ रहे हैं? अ पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ जो है आपका यू को हम क्या पढ़ रहे हैं सर? तो यू को हम यहाँ अ पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? अ पढ़ रहे हैं ऑफसेट में, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए यूनिवर्सिटी में हम यू को क्या पढ़ रहे हैं? तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी, यानी य पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? य पढ़ रहे हैं। दोनों लेटर सेम है, यू दोनों सेम है। ऑफसेट में भी यू है और यूनिवर्सिटी में भी यू है। दोनों लेटर सेम है लेकिन दोनों का साउंड क्या है? अलग अलग है, ठीक है। यानी एक ही लेटर है, इसमें कितने साउंड हो गए? 2 साउंड हो गए, ठीक है। ठीक उसी प्रकार यहाँ देखिए चर्च, इसको हम क्या पढ़ते हैं हम लोग? चर्च। तो यहाँ CH को क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? च पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? च पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखिए केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में हम CH को क्या पढ़ रहे हैं? केमिस्ट्री क पढ़ रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ सेम लेटर है। क्या है? सेम लेटर है लेकिन साउंड क्या है? अलग अलग है, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो आपका साउंड है, साउंड ज़्यादा है लेकिन जो लेटर्स है वो कम है। क्यों? क्योंकि एक ही लेटर का जो साउंड्स होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए यहाँ ऑफसेट में यू का अ था और यहाँ यूनिवर्सिटी में य था, ठीक है। लेकिन लेटर क्या है? सेम है, ठीक है। तो यही कारण है कि आपकी साउंड्स की संख्या ज़्यादा है और जो लेटर्स है उनकी संख्या कम है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग असली मुद्दा पर, ठीक है जी। यहाँ है आपका लेटर्स 26, ठीक है। यही लेटर्स आपका साउंड से बना है। तो जिस प्रकार आपका जो साउंड्स 2 भागों में बटा हुआ है, कॉन्सोनेंट और वोवेल, उसी प्रकार आपका लेटर भी 2 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में बटा हुआ है सर? तो 2 भागों में आपका बटा हुआ है, ठीक है। एक है आपका वोवेल लेटर्स, क्या है? एक है आपका वोवेल लेटर्स और जो दूसरा है वो है आपका कॉन्सोनेंट लेटर्स। क्या है सर? कॉन्सोनेंट लेटर्स, ठीक है। अब देखिए जो वोवेल लेटर्स है उसकी संख्या टोटल 5 है। कितने हैं? 5 है, ठीक है। और 26 आपको पता है कि लेटर्स होते हैं ABCDEFGH, ये ले से मतलब ए से लेकर जेड तक जितने हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 26 होती है। उन 26 लेटर्स में से 5 आपके वोवेल लेटर्स होते हैं। तो जो भी बच गए वो क्या हो गए? कॉन्सोनेंट। यानी कॉन्सोनेंट लेटर्स की संख्या कितनी है? तो 21 है, 21 है, ठीक है। तो ये दोनों मिलाकर कितना हुआ? 26 हो गया आपका लेटर्स, ठीक है। अब वोवेल लेटर्स और कॉन्सोनेंट लेटर्स क्या होते हैं समझिए, ठीक है। तो देखिए वैसा लेटर्स, ठीक है, वैसा लेटर्स जिसका उच्चारण खुद होता है, स्वयं होता है, उसमें किसी और लेटर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उससे हम लोग बोलते हैं वोवेल लेटर्स, ठीक है। लेकिन जिस लेटर की उच्चारण में हमें कंसोनेंट लेटर्स की यानी किसी दूसरे लेटर्स की सहायता लेना पड़ता है, उसे हम लोग बोलते हैं कंसोनेंट लेटर्स। क्या बोलते हैं हम लोग? कंसोनेंट लेटर्स, ठीक है। जैसे यहाँ आप देखिए हम लिख रहे हैं आपको, यहाँ हम लिख दिए ए, ठीक है। यहाँ हम क्या लिख दिए? ए। और यहाँ हम लिख दिए आपका एम, ठीक है। यहाँ लिख दिए ए और यहाँ लिख दिए एम, ठीक है। अब एम को पढ़िए और ए को पढ़िए। एम पढ़ने से क्या हो रहा है? एम, ए अम एम। कैसे लिखेंगे हम? ए अम एम, एम लिखेंगे। देखिए हम पढ़ के आ रहे हैं एम, लेकिन इसमें किसका साउंड आ रहा है सर? इसमें साउंड आ रहा है ए का, आ रहा है, ठीक है। ए, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? ए, ए। तो देखिए इसमें किसी दूसरे लेटर की सहायता नहीं है लेकिन एप में
ये दूसरे लेटर की सहायता है। तो जिसमें दूसरे लेटर की सहायता होती है उसे हम लोग बोलते हैं कॉन्सोनेंट। उसे हम लोग क्या बोलते हैं सर? उसे हम लोग बोलते हैं कॉन्सोनेंट। तो जो आपका एम है ये क्या है? कॉन्सोनेंट है। क्या है? कॉन्सोनेंट है। और जो आपका ए है खुद उच्चारण हो रहा है तो ये क्या है? आपका वॉवेल है। ये क्या है? आपका वॉवेल है। ठीक है, तो यही कॉन्सोनेंट और जो वॉवेल है वो फर्क है। क्लियर है? यही आपका कॉन्सोनेंट और जो वॉवेल है वो क्या है? फर्क है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश में टोटल 5 जो आपका वॉवेल लेटर्स हैं वो कौन कौन है उसको देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए जो आपका होता है ए, ई, आई, ओ और यू, यही 5 जो है, यही 5 आपका क्या है? वॉवेल लेटर्स है। ठीक है, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, इन पांचों को छोड़कर, ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर जितने भी आपके 26 लेटर्स में से लेटर बच गए, जैसे बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, ये सब क्या हो गए? वॉवेल लेटर्स हो गए। ठीक है, एक्सेप्ट वॉवेल्स मतलब वॉवेल को छोड़कर जो बच गए बी, सी, डी जैसे जेड, वो क्या हो गए आपके? तो आपके कॉन्सोनेंट लेटर्स हो गए। ठीक है, चलिए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। आगे है आपका ग्रामर। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि ग्रामर क्या होता है। ठीक है, वहां तक मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग चर्चा करते हैं ग्रामर पर। ग्रामर का हिंदी अर्थ होता है, ग्रामर का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है व्याकरण। क्या अर्थ होता है सर? व्याकरण। ठीक है, ग्रामर होता क्या है इस बात को हम लोग समझ लेते हैं। हम अच्छे से लिख देते हैं आपको, देखिए हम व्याकरण। क्या है सर? व्याकरण। ग्रामर होता क्या है तो समझिए। ठीक है, हम लोग बचपन में पढ़े थे, आप भी पढ़े होंगे, हम भी पढ़े थे कि ग्रामर नॉलेज का एक ऐसा पार्ट है जो हम लोगों को सिखाता है कि किसी भी लैंग्वेज को शुद्ध शुद्ध कैसे पढ़ना है, शुद्ध शुद्ध कैसे लिखना है और शुद्ध शुद्ध कैसे बोलना है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रामर बोलते हैं। वही सेम बात है अभी भी। क्या है? द पार्ट ऑफ नॉलेज विच टीचेस अस हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक एनी लैंग्वेज करेक्टली इज कॉल्ड ग्रामर। ठीक है, यानी नॉलेज का वह भाग जो हमें सिखाती है कि किसी भी लैंग्वेज को सही सही कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है और कैसे बोलना है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रामर बोलते हैं। सिंपल है। अब जो आपका मेन है वो है टाइप्स ऑफ ग्रामर। ठीक है, क्या है आपका? टाइप्स ऑफ ग्रामर, यानी ग्रामर के प्रकार। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो आपका ग्रामर है, ग्रामर के टोटल 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं सर? 5 प्रकार होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ग्रामर, यानी ग्रामर के आपके 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, कौन कौन होते हैं तो आप देखिए कौन कौन होते हैं। तो यहाँ है आपका पहला जो है वो है ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी, ऑर्थोग्राफी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं वर्ण विचार। ठीक है, और वर्ण को हम लोग लेटर ही बोलते हैं। क्लियर है? दूसरा जो है टाइप वो है आपका इटिमोलॉजी। क्या है सर? इटिमोलॉजी। और इटिमोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं शब्द विचार। क्या बोलते हैं सर? शब्द विचार। ठीक है, आगे है जो आपका तीसरा टाइप वो है सिंटेक्स। क्या है सर? सिंटेक्स। और सिंटेक्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं वाक्य विचार। क्या बोलते हैं सर? वाक्य विचार। ठीक है, आगे है जो चौथा प्रकार वो है आपका पंक्चुएशन। क्या है सर? पंक्चुएशन। और पंक्चुएशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चिन्ह विचार बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आपका प्रोसोडी है। क्या है? पांचवा जो प्रकार है वो है प्रोसोडी, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं छंद विचार। क्या बोलते हैं सर? हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? छंद विचार बोलते हैं। तो यही आपके क्या है? ग्रामर के 5 टाइप्स हैं। ठीक है, ग्रामर के क्या है? 5 टाइप्स है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक एक करके हम लोग ग्रामर के जो 5 टाइप्स है उसको हम लोग अच्छे तरीके से अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो जो आपका पहला टाइप है वो है आपका ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी, ऑर्थोग्राफी का हम हिंदी अर्थ अभी बताए थे कि जो ऑर्थोग्राफी का हिंदी अर्थ होता है वो होता है वर्ण विचार। क्या होता है सर? वर्ण विचार। ठीक है, अब ऑर्थोग्राफी होता क्या है इस बात को समझिए। ठीक है, देखिए ग्रामर का एक ऐसा प्रकार, हम डेफिनेशन दे सकते हैं कि ग्रामर का एक ऐसा प्रकार जिसमें हम लोग वर्ण के बारे में पढ़ते हैं। वर्ण मतलब लेटर्स के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्थोग्राफी। क्लियर है? यानी द पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर का वह भाग इन विच वी स्टडी, जिनमें हम लोग अध्ययन करते हैं अबाउट लेटर्स इज कॉल्ड ऑर्थोग्राफी। लेटर्स के बारे में अध्ययन करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्थोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, लेटर्स मतलब ए बी सी डी, ये जो आपका ए से लेकर जेड तक है वही क्या है? लेटर्स है। इसके बारे में हम अध्ययन को क्या बोलते हैं? ऑर्थोग्राफी बोलते हैं। क्लियर है? आप सभी को भी पता है कि जो आपका ए है, बी है, सी है, ए से लेकर जेड तक, ये सब क्या है? लेटर्स है। ठीक है,
ये जितने भी आपके 26 लेटर्स हैं, ये जो लेटर्स है इनको दो रूप होते हैं, ठीक है, यानी दो फॉर्म्स होते हैं लिखने के लिए, ठीक है। कौन कौन है तो उसको हम लोग समझते हैं फॉर्म ऑफ लेटर से, यानी लेटर के जो रूप है वो कौन कौन है। तो आपको ध्यान में रखना है कि इसके दो रूप हैं, ठीक है, जो लिखे जाते हैं इसको दो तरीके से लिखे जाते हैं। एक जो है आपका कैपिटल लेटर है, क्या है, एक है आपका कैपिटल लेटर्स और जो दूसरा है आपका स्मॉल लेटर्स, क्या है, स्मॉल लेटर्स, ठीक है। आप यहाँ देखिए, यहाँ जो ए है, क्या है सर, यहाँ जो आपका ए है, देखिए यहाँ जो आपका ए लिखा हुआ है, यहाँ जो ए लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, आपका बी लिखा हुआ है, आपका सी लिखा हुआ है, आपके जितने भी लेटर्स लिखे हुए हैं ये सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी आपके कैपिटल लेटर्स हैं, यानी बड़ा अक्षर लिखा हुआ है, ठीक है। ए बी सी डी, यहाँ देख रहे हैं जेड, यहाँ एक्स, ये सब क्या है, ये सब के सब कैपिटल लेटर्स हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ जो आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ ए आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे ए है आपका, ए क्या है, ए आपका स्मॉल लेटर्स है, ठीक है। आप बी कैसे लिखेंगे स्मॉल में, तो आप ऐसे लिखेंगे, सी आप कैसे लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। डी आप कैसे लिखेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ई आप कैसे लिखेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे। तो ये जो आपका फॉर्म है वो स्मॉल लेटर है, और जो आपका ऐसे लिखते हैं हम लोग ऐसे, ये आपका क्या है, ये आपका है कैपिटल लेटर, ठीक है। तो यही दोनों क्या है आपका, दोनों के दोनों जो आपका लेटर है उसके फॉर्म है, रूप है, ठीक है। अब देखिए ए बी सी डी ई एफ अलग अलग ए हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे लेटर अक्षर, ठीक है। लेकिन जब ए से लेकर जेड तक को मिलाएंगे, यानी इसको जब समूह के रूप में क्रिएट करेंगे, यानी ग्रुप ऑफ द लेटर्स, तो इसको हम लोग बोलते हैं अल्फ़ाबेट। क्या बोलते हैं सर, अल्फ़ाबेट बोलते हैं, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि यह सीक्वेंशियल ग्रुप ऑफ द लेटर्स इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। याद रखिएगा, एक अल्फ़ाबेट्स भी होता है, क्या होता है, अल्फ़ाबेट्स भी होता है, ठीक है। तो ए से लेकर जेड तक के लेटर्स के ग्रुप को हम अल्फ़ाबेट बोलते हैं, अल्फ़ाबेट बोलते हैं, अल्फ़ाबेट्स नहीं बोलते हैं। अल्फ़ाबेट्स का मतलब होता है, अल्फ़ाबेट्स का मतलब क्या होता है, ए होता है लैंग्वेज, ठीक है। तो दोनों में फ़र्क है। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका लेटर्स का क्रमबद्ध समूह है उसको हम लोग अल्फ़ाबेट बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे जो है आपका सेकेंड टाइप वो है इटीमोलॉजी। क्या है सर, इटीमोलॉजी क्या होता है, ठीक है। तो इटीमोलॉजी का हिंदी अर्थ अभी हम लोग पढ़ क्या है कि इटीमोलॉजी का हिंदी अर्थ होता है शब्द विचार। क्या होता है सर, इटीमोलॉजी का जो आपका हिंदी अर्थ होता है वो होता है शब्द विचार, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इसमें हम लोग जो वर्ड होता है वर्ड के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, कि वर्ड क्या होता है, किस प्रकार से इसका फॉर्मेशन होता है, इसके बारे में हम लोग इटीमोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि ग्रामर का वह भाग जिसमें हम लोग वर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इटीमोलॉजी कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, द पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर का वह भाग इन विच वी स्टडी, जिसमें हम लोग अध्ययन करते हैं अबाउट वर्ड्स इज कॉल्ड इटीमोलॉजी, शब्दों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इटीमोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इटीमोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो आपका इसमें हम वर्ड के बारे में अध्ययन करते हैं। अब हम जानेंगे कि आखिर वर्ड होता क्या है, ठीक है, वर्ड क्या होता है, इस बात को हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। हिंदी अर्थ आप सभी को पता होगा कि जो वर्ड होता है, वर्ड का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है शब्द। हिंदी अर्थ में क्या होता है, शब्द होता है, यानी वर्ड को हम हिंदी में शब्द बोलते हैं, ठीक है। अब शब्द क्या होता है इस बात को हम समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए शब्द होने के लिए दो शर्त है, ठीक है। शब्द होने के लिए कितने शर्त है, दो शर्त है, ठीक है। एक क्या है, ग्रुप ऑफ द लेटर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ग्रुप ऑफ द लेटर्स होना चाहिए, यानी जो आपका लेटर है, अक्षर है, उसका समूह होना चाहिए। और लेटर्स का जो भी समूह बनेगा उसका एक करेक्ट मीनिंग होना चाहिए, यही दूसरा शर्त है, ठीक है। पहला शर्त क्या है कि ग्रुप ऑफ द लेटर्स होना चाहिए। शब्द होने के लिए ग्रुप ऑफ द लेटर्स होना चाहिए, यानी एक से अधिक लेटर्स होना चाहिए। और जो भी एक से अधिक लेटर्स बनेगा उसका क्या होना चाहिए, करेक्ट मीनिंग होना चाहिए, यानी सही अर्थ होना चाहिए। उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम वर्ड बोलेंगे, ठीक है। इसका डेफिनेशन तैयार कैसे होगा, कैसे बोलेंगे, तो हम करेंगे शब्दों अक्षरों का एक ऐसा समूह, यानी ग्रुप ऑफ द लेटर्स, अक्षरों का एक ऐसा समूह जिसके पास एक सही अर्थ हो, एक करेक्ट मीनिंग हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, शब्द बोलेंगे। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, शब्द बोलेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है बुक। क्या लिखा हुआ है, बुक, ठीक है। इसमें देखिए कितने लेटर हैं, बी भी आपका लेटर है, बी आपका क्या है, लेटर है। बी आपका क्या है सर, बी भी आपका लेटर है, ओ भी आपका लेटर है,
के भी आपका लेटर है, ठीक है। यानी इसमें कितने लेटर है, 1 2 3 4, 4 लेटर है, यानी ग्रुप ऑफ द लेटर्स हो गए, लेटर्स का समूह हो गए, ठीक है। एक शर्त पूरा हुआ। अब दूसरा हम लोग देखते हैं कि क्या इसका करेक्ट मीनिंग है, इसका सही अर्थ है। तो देखिए, जब आप पढ़ेंगे डिक्शनरी तो बुक का हिंदी अर्थ होता है किताब। बुक का हिंदी अर्थ क्या होता है, किताब बोलिए या फिर पुस्तक बोलिए, यानी ग्रुप ऑफ द लेटर्स है और इसका करेक्ट मीनिंग भी है। इसीलिए बुक आपका क्या है, एक शब्द है, क्या है, एक शब्द है, ठीक है। लेकिन अगर इसी को हम लोग ऐसे लिख दें, OOKB, ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें भी ग्रुप ऑफ द लेटर्स है, 1 2 3 4, इसमें भी 4 लेटर्स है, ग्रुप ऑफ द लेटर्स हैं। लेकिन क्या इसका सही अर्थ है, तो आप डिक्शनरी में घूम जाइए, कहीं भी इसका आप सही अर्थ नहीं मिलेगा, इसका क्रम ही गड़बड़ा गया है। इसीलिए यह शब्द नहीं होगा, यह वर्ड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ग्रुप ऑफ द लेटर्स तो है लेकिन इसका करेक्ट मीनिंग नहीं है, ठीक है। तो जिसके पास ग्रुप ऑफ द लेटर्स हो और करेक्ट मीनिंग हो, वही आपका क्या होगा, शब्द होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको हम बता रहे हैं, यहाँ देखिए, यहाँ हम आपको बोल दें पेन, क्या बोल दें सर, पेन, ठीक है। तो आप इसमें देखिए PEN ग्रुप ऑफ द लेटर्स है। क्या पेन का अर्थ होता है, तो जी हाँ, पेन का अर्थ होता है कलम। क्या अर्थ होता है, पेन का अर्थ होता है कलम, यानी ग्रुप ऑफ द लेटर्स है और इसका हिंदी अर्थ मतलब सही अर्थ भी है। तो ये आपका क्या है, ये आपका वर्ड है, ठीक है। लेकिन अगर इसी को लिख दे ENP, तो ये भी ग्रुप ऑफ द लेटर्स है, क्या है, ग्रुप ऑफ द लेटर्स है, लेकिन इसका सही अर्थ नहीं है, सही अर्थ नहीं है, इसीलिए क्या है, वर्ड नहीं है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको वर्ड क्या होते हैं अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर, ठीक है। चलिए, आगे है आपका वर्ड फॉर्मेशन, ठीक है। वर्ड फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि जो शब्द होता है उसका निर्माण किस तरीके से और किए जा सकते हैं, ठीक है। एक तरीका तो हम बता दिए, दूसरा तरीका है जिसका नाम है वर्ड फॉर्मेशन, उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, किसी भी शब्द का एक रूट होता है। रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब हम लोग जानते हैं जड़, ठीक है। यानी आप बोल सकते हैं रूट का मतलब होता है आपका बेसिक यूनिट ऑफ अ वर्ड, ठीक है। यानी किसी भी शब्द का जो बेसिक यूनिट होता है, जो ओरिजिनल रूप होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं रूट, ठीक है। जैसे मान लीजिए प्ले आपका क्या है, एक शब्द है, इसका क्या है, ओरिजिनल रूप है। गो भी आपका क्या है, एक ओरिजिनल रूप है। तो जो ओरिजिनल रूप है किसी भी शब्द का, वही आपका उस शब्द का रूट कहलाएगा। क्या कहलाएगा सर, रूट कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा सर, रूट कहलाएगा, ठीक है। अभी इसी रूट में हम छेड़छाड़ करके, इसी रूट के साथ हम कुछ दूसरे प्रक्रिया करके हम क्या करते हैं, वर्ड फॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। जब वर्ड नया बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एफिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एफिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे चेंज करना है इस बात को समझिए, ठीक है। जब भी कोई वर्ड हो, उसका रूट हो, उस रूट के पहले हम जो भी शब्द या जो भी लेटर जोड़ते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं सर, प्रीफिक्स, ठीक है। देखिए प्रीफिक्स जो शब्द से बना हुआ है, कितने शब्द से बना है, एक है आपका प्री और दूसरा है आपका फिक्स। क्या है, फिक्स, ठीक है। प्री का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है बिफोर। क्या होता है सर, बिफोर। क्या होता है, प्री का मतलब जो होता है वो होता है आपका बिफोर। क्या होता है, बिफोर, और इसका हिंदी अर्थ होता है पहले, ठीक है। यानी जो पहले फिक्स होता है, किसके, रूट के पहले जो फिक्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स। क्लियर है। और जो रूट के बाद, ठीक है, रूट जो होता है, जो बेसिक यूनिट होता है वर्ड का, उसके लास्ट में जो हम लोग जोड़ते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सफिक्स, ठीक है। तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि एक रूट होता है, रूट के पहले भी जोड़कर हम शब्द बना सकते हैं, रूट के लास्ट में जोड़कर भी हम शब्द बना सकते हैं, रूट के साथ पहले भी जोड़ के और बाद में भी जोड़ के क्या कर सकते हैं, वर्ड का निर्माण कर सकते हैं। और जो भी नया वर्ड बनेगा उसी को हम लोग बोलेंगे एफिक्स, ठीक है। अब कैसे जोड़ेंगे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ आपका रूट है काउंट। काउंट का मतलब क्या होता है, गिनती करना। आपका जो वर्ब है यह बेसिक वर्ड है, क्या है, ओरिजिनल रूप है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम एबल को क्या किए हैं, तो देखिए काउंट के बाद हम क्या किए हैं, काउंट के बाद हम क्या किए हैं, एबल को जोड़ रहे हैं। यानी क्या कहेंगे, काउंट में एबल को हम सफिक्स कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग, सफिक्स कर रहे हैं। यानी इसके बाद, इसके लास्ट में, इसके बाद हम जो जोड़ेंगे उसको बोलेंगे सफिक्स। तो हम कहेंगे काउंट में एबल किए हैं। क्या किए हैं, एबल को सफिक्स किए हैं। तो इससे क्या बना हमारा, काउंटेबल। क्या बना सर, काउंटेबल। तो काउंटेबल आपका क्या कहलाएगा,
एफिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एफिक्स कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए रूट में आप एबल जोड़ दिए तो आपका क्या हो गया? वर्ड फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका यहाँ देखिए, यहाँ क्या है? पॉसिबल। क्या है? पॉसिबल। ये क्या है? आपका वो जो ओरिजिनल रूप है। इस पॉसिबल में हम क्या कर रहे हैं? इम को प्रीफिक्स कर रहे हैं या सफिक्स कर रहे हैं। तो सफिक्स बाद में किया जाता है, प्रीफिक्स पहले किया जाता है। ठीक है, यानी पॉसिबल में हम इम को प्रीफिक्स कर रहे हैं जिससे हमारा बनेगा इम्पॉसिबल। तो ये आपका वर्ड फॉर्मेशन होगा यानी एफिक्स होगा। ठीक है, यानी पॉसिबल में हम इन क्या किए? हम कैसे बोलेंगे कि पॉसिबल में हम इन को प्रीफिक्स किए तो हमारा बन गया इम्पॉसिबल। ठीक है, यानी नया वर्ड बन गया। ठीक है, उसी प्रकार देखिए यहाँ काउंट आपका क्या है? बेसिक वर्ड है। इसके बाद हम लोग क्या किए थे? सफिक्स एबल को किए थे तो काउंटेबल बना था। ठीक है, इसके पहले भी हम देखिए यहाँ क्या कर दिए? ऑन को क्या कर दिए? प्रीफिक्स कर दिए तो हम क्या बनेगा? ऑन काउंट बनेगा। क्या बनेगा? ऑन काउंट। और फिर ऑन काउंट में हम एबल को सफिक्स करेंगे तो क्या बन जाएगा? अनकाउंटेबल बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? वर्ड फॉर्मेशन का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसके बाद आप देख लीजिए, जैसे यहाँ हम बोल रहे हैं, आप यहाँ देखिए जैसे वीप है। क्या है? आपका वीप है। ठीक है, वीप जो है आपका बेसिक वर्ड है, आपका ओरिजिनल रूप है। अगर इसी को हम मान लीजिए हम वर्ड फॉर्मेशन करेंगे तो आप कुछ भी लगाकर बना सकते हैं, बस सही अर्थ होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम लोग मान लीजिए V4 बनाते हैं तो ING जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? ING। तो हम क्या कहेंगे? वीप में ING हम क्या किए? सफिक्स किए तो आपका क्या बन गया? इफिक्स बन गया, वीपिंग। ठीक है, तो आप इस तरीके से वर्ड का फॉर्मेशन करके वर्ड भी बना सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ तक मैं आशा करता हूँ आपको क्लियर होंगे। ठीक है, चलिए आगे है आपका जो तीसरा टाइप है ग्रामर का, वो है आपका सिंटेक्स। क्या है सर? सिंटेक्स। अब सिंटेक्स क्या होते हैं इस बात को हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, सिंटेक्स का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है आपका वाक्य विचार। क्या होता है सर? सिंटेक्स का हिंदी अर्थ होता है वाक्य विचार। क्या होता है? वाक्य विचार। ठीक है, अब कैसे हम डेफिनेशन बनाएंगे? तो देखिए ग्रामर का एक ऐसा भाग, क्या कहेंगे हम? ग्रामर का एक ऐसा भाग जिसमें हम सिंटेक्स मतलब वाक्य के बारे में बात करते हैं, सेंटेंस के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग सिंटेक्स बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यह जो परिभाषा है थोड़ा कम है, क्योंकि इसमें हम लोग जो आपका सेंटेंस होता है, सेंटेंस के साथ साथ सेंटेंस के जैसा ही एक और वर्ड है जिसको हम कहते हैं फ्रेज। यानी फ्रेज और सेंटेंस दोनों के बारे में हम सेंटेंस में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। ठीक है, यानी द पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन विच वी स्टडी अबाउट फ्रेज एंड सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटेक्स। ठीक है, यानी जिसमें हम लोग सेंटेंस और फ्रेज दोनों के बारे में अध्ययन करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंटेक्स बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे फ्रेज क्या होता है और आपका सेंटेंस क्या होता है, क्योंकि इसी दोनों का हम लोग क्या करते हैं? सिंटेक्स में अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो देखिए जिस प्रकार हम लोगों ने वर्ड में देखा था कि वर्ड होने के लिए दो शर्त है। एक शर्त बताए थे कि ग्रुप ऑफ द लेटर्स और उसका करेक्ट मीनिंग होना चाहिए। ठीक है, ठीक उसी तरह थोड़ा थोड़ा इसमें भी फर्क है। क्या है? कि आपका फ्रेज होने के लिए और सेंटेंस होने के लिए, फ्रेज और सेंटेंस होने के लिए ग्रुप ऑफ द लेटर्स नहीं, ग्रुप ऑफ द वर्ड्स होना चाहिए। यानी एक से अधिक वर्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक से अधिक वर्ड होना चाहिए, ग्रुप ऑफ द वर्ड्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ग्रुप ऑफ द वर्ड्स होना चाहिए, चाहे आप फ्रेज बने या आप सेंटेंस बने। ठीक है, दोनों में ग्रुप ऑफ द वर्ड्स चाहिए। ठीक है, अब देखिए जो फ्रेज होता है, फ्रेज में क्या होता है कि ग्रुप ऑफ द वर्ड्स होता है, लेकिन इनकम्प्लीट मीनिंग देता है। इनकम्प्लीट मीनिंग मतलब अधूरा अर्थ देता है, पूरा अर्थ नहीं देता है। ठीक है, यानी हम क्या कहेंगे? फ्रेज क्या है? कि जिसके पास ग्रुप ऑफ द वर्ड्स हो, यानी शब्दों का समूह हो, लेकिन उसका कंप्लीट मीनिंग नहीं हो, अधूरा मीनिंग हो, इनकम्प्लीट मीनिंग हो, उसको हम लोग बोलेंगे फ्रेज। क्या बोलेंगे? फ्रेज। ठीक है, लेकिन सेंटेंस क्या होगा? कि वह जिसके पास ग्रुप ऑफ द वर्ड्स हो, यानी शब्दों का समूह हो, और उसका कंप्लीट मीनिंग हो। क्या हो? कंप्लीट मीनिंग हो, यानी सभी अर्थ हो, कंप्लीट अर्थ हो, पूरा अर्थ हो, उसको हम लोग बोलेंगे सेंटेंस। ठीक है, तो यही दोनों में फर्क है कि जो फ्रेज है ग्रुप ऑफ द वर्ड्स होता है, सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ द वर्ड्स होता है, लेकिन जो सेंटेंस है वो कंप्लीट मीनिंग होता है और जो फ्रेज है वो इनकम्प्लीट मीनिंग होता है। ठीक है, जैसे हम देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं ही कॉल्ड रोहन, ही कॉल्ड रोहन। ठीक है, एक सेंटेंस आपका ये हो गया, और जो दूसरा सेंटेंस है आई हैव अ कार। ठीक है, चलिए तीसरा आप सेंटेंस यहाँ देखिए, देख अ
कार, क्या है अ कार। चौथा सेंटेंस देखिए ब्लू, चौथा देखिए ब्लैक, ब्लैक शूज, क्या है सर ब्लैक शूज, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखिए ही कॉल्ड रोहन, उसने रोहन को बुलाया, ही कॉल्ड रोहन, उसने रोहन को बुलाया, ठीक है। इसको देखिए और यहाँ देखिए अ कार, एक कार। तो आप दोनों में देखिए कि क्या आप दोनों में देखिए कि क्या इसमें किसका कंप्लीट मीनिंग है, ठीक है। यहाँ रुक जाइए, इसको हम हटा देते हैं। क्या है इसमें हम दूसरा कुछ लिखते हैं, इंटेली गुड, गुड स्टूडेंट, गुड स्टूडेंट, ठीक है। गुड स्टूडेंट, अच्छा स्टूडेंट। और दूसरे आप जो है ही कॉल्ड रोहन, इस दोनों में कंपेयर कीजिए और देखिए कि किसका कंप्लीट मीनिंग है और किसका इनकम्प्लीट मीनिंग है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, ही कॉल्ड रोहन यानी उसने रोहन को बुलाया, ठीक है। इसमें क्या है गुड स्टूडेंट यानी अच्छा स्टूडेंट, ठीक है। तो आपको पढ़ने से ही समझ में आ रहा होगा कि जो आपका 3 नंबर एग्जाम्पल है गुड स्टूडेंट, इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं है, सिर्फ क्या करा है अच्छा स्टूडेंट। कौन अच्छा है नहीं है, कंप्लीट नहीं है, सिर्फ गुड स्टूडेंट करा है, यानी इसका क्या है इनकम्प्लीट मीनिंग है, क्या है इनकम्प्लीट मीनिंग है, ठीक है। लेकिन उसने रोहन को बुलाया, ये क्या है अपने आप में कंप्लीट है। इसमें पता चल रहा है कि उसने एक व्यक्ति है जिसने एक रोहन को बुलाया, तो ये क्या है कंप्लीट मीनिंग है। तो यह आपका क्या है सेंटेंस है और यह आपका क्या है फ्रेज है, ठीक है। गुड स्टूडेंट को अगर हम इसी को हम लिख देंगे, कैसे लिख देंगे, उसी को अगर हम लिख देंगे आई एम अ गुड, यहाँ पे ए लिख लीजिएगा, ठीक है। ग्रामर के हिसाब से ए लगना चाहिए। आई एम अ गुड स्टूडेंट, आई एम अ गुड स्टूडेंट। तो ये क्या हो जाएगा, मैं एक अच्छा विद्यार्थी हूँ। तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया एक सेंटेंस। क्यों, क्योंकि मैं एक अच्छा विद्यार्थी हूँ, एक कंप्लीट मीनिंग हो गया कि आई एक पर्सन है जो गुड स्टूडेंट है। क्या है, आई एक पर्सन है जो गुड स्टूडेंट है। लेकिन इसी में अगर हम केवल लिख देंगे अ गुड स्टूडेंट, अ गुड स्टूडेंट, गुड स्टूडेंट, तो ये भी क्या हो जाएगा इनकम्प्लीट मीनिंग, ठीक है। ये देखिए आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, क्या है कंप्लीट मीनिंग है। लेकिन ब्लैक शूज, ब्लैक शूज क्या है इनकम्प्लीट मीनिंग है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया फ्रेज और ये आपका हो गया सेंटेंस, ठीक है। चलिए आइए अब इसमें समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल दिया हुआ है राम एंड श्याम, ठीक है। और जो दूसरा एग्जाम्पल है राम एंड श्याम आर डूइंग दियर वर्क, ठीक है। तो आप दोनों में देखिए कि किसका कंप्लीट मीनिंग है, ठीक है। राम और श्याम अपना काम कर रहे हैं, या राम और श्याम किसके अधूरा मीनिंग है और किसका कंप्लीट मीनिंग है। तो देखिए राम और श्याम सिर्फ इतना ही है, इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, ठीक है। लेकिन राम एंड श्याम आर डूइंग देयर वर्क, इसमें पूरा अर्थ है कि राम और श्याम दो व्यक्ति हैं जो अपना काम कर रहे हैं, यानी इसका क्या है इसका कंप्लीट मीनिंग है। इसीलिए यह कहलाएगा सेंटेंस, यह क्या कहलाएगा सेंटेंस, ठीक है। लेकिन इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं है तो ये क्या कहलाएंगे फ्रेज कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे फ्रेज, ठीक है। अब आप कमेंट में बताइएगा कि जो आपका दोनों है 3 और 4, ये किस में कौन फ्रेज है और कौन आपका क्या है सेंटेंस है, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको सेंटेंस और फ्रेज अच्छे से समझ में आ गए होंगे, क्लियर है। अब हम लोग आते हैं कि जो सेंटेंस फॉर्मेशन है उसका निर्माण, सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है। सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होता है, यानी किसी भी सेंटेंस का निर्माण होता कैसे है, ठीक है। तो देखिए सेंटेंस फॉर्मेशन जिस प्रकार वर्ड का निर्माण होता है उसका भी तरीका होता है, ठीक उसी प्रकार जो सेंटेंस फॉर्मेशन है, सेंटेंस का निर्माण होता है, सेंटेंस की बनावट होती है, उसके भी कुछ तरीके होते हैं। क्या होते हैं, तो देखिए किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए आपकी ज़रूरत पड़ती है सब्जेक्ट की, किसकी पड़ती है, आपकी पड़ती है सब्जेक्ट की। उसके बाद आपको पड़ती है वर्ब की, किसकी ज़रूरत पड़ती है वर्ब की, क्लियर है। उसके बाद आपकी ज़रूरत पड़ती है ऑब्जेक्ट की, ठीक है। उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ती है कॉम्प्लीमेंट की, कॉम्प्लीमेंट को हम अदर वर्ड्स भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सिंबल होता है सेंटेंस के अनुसार उसको लगाया जाता है, हम बाद में पढ़ाएंगे, ठीक है। देखिए सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट की सहायता से सेंटेंस का निर्माण किया जाता है, ठीक है। किसी भी सेंटेंस के निर्माण के लिए कम से कम आपका सब्जेक्ट और वर्ब का होना आवश्यक है। जब तक सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होगा तब तक
किसी सेंटेंस का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, यानी सब्जेक्ट और वर्ब का होना आवश्यक है सेंटेंस के निर्माण के लिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब आना ही चाहिए, तब जाकर सेंटेंस का निर्माण होगा। ठीक है, हम आगे एक एक करके इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए नोट में आपका जो लिखा हुआ है, समझिए नोट में क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है वर्ब डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट बिकॉज वर्ब्स ऑलवेज कम्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो आपका वर्ब होता है, वर्ब निर्भर करता है सब्जेक्ट पर। ठीक है, यानी जो यहाँ जो वर्ब आएगा, यह वर्ब निर्भर करता है सब्जेक्ट पर। ठीक है, देखिए इसका आसान फिक्स है कि वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट आता है। ठीक है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यही बता रहा है कि जो आपका वर्ब है, यह वर्ब सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, क्योंकि यह वर्ब इस सब्जेक्ट के अनुसार आता है, इस ऑब्जेक्ट के अनुसार नहीं आता है। ठीक है, यानी अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहा तो वर्ब भी आपका सिंगुलर आएगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल रहा तो वर्ब भी आपका प्लूरल होगा। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। यही आपका लिखा है कि जो सब्जेक्ट होता है वह वर्ब के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। फिर से हम लोग नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में जो आपका सेंटेंस फॉर्मेशन के जो पार्ट्स है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इसको हम लोग को क्या करेंगे, अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तब तक आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।